ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग जो है नीडी क्लासेज पे 67 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं। इसमें हमने जो है हिस्ट्री और लूसेंट से स्टार्ट किया है। लूसेंट हिस्ट्री जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। साइंस पोर्शन में हमने बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया है। अभी हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन को लेकर चल रहे हैं। तो अभी केमिस्ट्री पोर्शन में अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ा रहे थे। अभी पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल में कुछ पार्ट बच गया था, अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लैंथेनाइड समूह जो है, लैंथेनाइड ग्रुप है, उसके 15 एलिमेंट्स, और स्कैंडियम और इट्रियम इसको मिला दिया जाए तो दुर्लभ मृदा कहते हैं उसको, धातु। और दुर्लभ मृदा धातु जो है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इसका प्रयोग होता है, बनाने में, डिस्क ड्राइव बनाने में, MP3 प्लेयर्स बनाने में, मिनिएचर चार्जेबल बैटरी बनाने में, डिस्प्ले बनाने में, टीवी मॉनिटर बनाने में, नाइट विजन ग्लासेस बनाने में, मोबाइल फ़ोन बनाने आदि के निर्माण में विविध रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजन, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। तो भारत में देखेंगे कि ये दुर्लभ मृदा धातु जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि अभी आप देखेंगे कि जो लिथियम बैटरी बनाने का जब के लिए जो हमारे पास जो तत्व है, रॉ मटेरियल है, वो विदेशों से हमें क्या इंपोर्ट करने पड़ते हैं। चाइना इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि दुर्लभ मृदा धातु जो है हमारे यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग रेयर मेटल्स बोलते हैं, रेयर अर्थ जो है मेटल्स बोलते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो कम पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक आ जाएगा जो कि आयनन विभव कहलाएगा। अब ये चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स है, एक एक टर्म को हम लोग जान लेते हैं। तो आयनन विभव क्या है, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं अंग्रेजी में। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक गैसियस परमाणु है, कोई एक एलिमेंट का, उसके एक इलेक्ट्रॉन को, अब जिसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं, सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको अगर हम लोग 281, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 रहेंगे, 2 8, तीसरे ऑर्बिट में रहने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और मान लीजिए चूंकि ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यहाँ न्यूक्लियस है आपका, तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है कोई भी, अगर कोई एलिमेंट क्या चाहता है, कोई भी एलिमेंट का एटम क्या चाहता है कि वो ऑक्टेट पूरा करे, तभी वो स्टेबल रहेगा। अब यहाँ इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने में इसको कम ऊर्जा खर्चा होगा 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी क्यों चाहिए, कारण है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, अब न्यूक्लियस में क्या है आपका, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब उस फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना होगा, आपको कुछ एनर्जी खर्च करना होगा, वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर उतना एनर्जी आप देंगे इलेक्ट्रॉन को तभी वो बाहर निकल पाएगा, नहीं तो वो नहीं निकल पाएगा, वो प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है। तो वह ऊर्जा की मात्रा, न्यूनतम मात्रा जिससे वो बाहरी सेल से, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए जो आवश्यक है ऊर्जा की मात्रा, वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब जब ये बाहर हो जाएगा तो ये सोडियम क्या है, आयोनाइज्ड हो जाएगा, Na+ बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अब जब उदासीन परमाणु, मतलब कोई भी न्यूट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, अब देखिए मेटल्स जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे सोडियम क्या है, मेटल है, ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। मेटल्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसीलिए मेटल्स को कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल हुआ, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसको अगर आप लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में डालें 287, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकना होगा। अब 7 बाहर फेंकने से अच्छा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा क्लोरीन, तो अब ये बन जाएगा Cl-, एक निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा।
तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ठीक है, 7A के। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, ठीक है, आपको याद कर लेना चाहिए ये सब चीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे अब सोडियम है, क्लोराइड है, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में आपका आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सोडियम जो है Na+ है और Cl जो है वो माइनस है। तो सोडियम Na+ और Cl- मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बना वो बना आपका सोडियम क्लोराइड। तो NaCl आपका ये आयोनिक सब्सटेंस हो गया। कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है, किसमें रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। अब तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे A और B के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में। अब A जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, मतलब शेयर करेगा, और B भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। लेकिन अगर A B से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। और खींचेगा क्यों खींचेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा मिलने लगेगा तो ये क्या? पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको डेल्टा माइनस से दिखाते हैं। और B जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली दे रहा है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होने के बावजूद ये थोड़ा सा आयोनिक टेंडेंसी दिखाना शुरू कर देगा। कारण क्योंकि उसमें से एक जो एटम है, मतलब एक जो एलिमेंट है, तत्व का एलिमेंट, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। जैसे HCl में भी ऐसा आप मान सकते हैं कि ऐसा होगा। अब हम लोग कहते हैं किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला है EA से दिखाते हैं इसको, आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो उसको अगर 5.6 से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिल जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निष्क्रिय गैस, अब नोट में दिया हुआ है कि गलनांक निम्न होता है, ठीक है, जो भी आपके नोबल गैसेज हैं उनका गलनांक जो होगा वो निम्न होगा, वहीं वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट हो गया पीरियोडिक टेबल का। अब हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन या एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। अब परमाणु बंधन जो है बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता चुका हूं मैं, वैद्युत संयोजी बंधन इसको कहते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड जिसको सहसंयोजी बंधन, और तीसरा उप सहसंयोजी बंधन जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग तीनों को देखेंगे। वैद्युत संयोजी बंधन जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी कहते हैं। मैं बता चुका हूं Na+ और Cl-, तो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड नमक है। अब आयनिक यौगिक जिसको हम उसके कुछ गुण होते हैं, तो इस प्रकार जो कंपाउंड बनता है जिसको उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या आयनिक यौगिक कहते हैं, उसका कुछ क्वालिटी है, गुण है। तो आइए उसको पढ़ते हैं एक एक करके। अब आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में, मतलब पोलर सॉल्वेंट में प्रायः घुलनशील होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है कि पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा क्या? तो हाँ, घुल जाएगा ये। तो अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? ये वह घोलक जिनका परावैद्य स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे जल। अब जिसका क्या होता है? परावैद्य स्थिरांक ज़्यादा है, वो ध्रुवीय घोलक। तो वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टी देखते हैं आयनिक यौगिक का। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा जलीय घोल विद्युत का सुचालक होगा, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है, ठीक है। अब हम नोट देख लेते हैं, जालक ऊर्जा क्या होता है। तो कोई क्रिस्टल है, उसके आयन को अगर एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको जालक ऊर्जा कहते हैं।
कोई भी क्रिस्टल है उसके आयंस को अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के फॉर्म में है, उसके आयंस Na+Cl- को अगर दूर दूर रखना है, क्योंकि वो मिल जाएंगे एक साथ आएंगे, तो उनको रखने के लिए जो ऊर्जा लगेगा जालक ऊर्जा कहलाएगा। अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड जिसको सहसंयोजी बंधन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन कहता है। अब जैसे देखिए Cl2 है तो क्लोरीन 287 है एक एटम के पास, एक क्लोरीन के पास, और दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या है 287 है। तो या तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले, अब कौन उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कोई मेटल दे देगा। अगर मेटल नहीं देगा और ये आपस में ही नॉन मेटल्स में ही अगर कोई इसको बना लेना है Cl, तो ये क्या करेगा, ये साझा करेगा। तो क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बाहरी, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्ष में, तो 7 है। तो 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। दूसरा क्लोरीन के पास भी 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। अगर इस क्लोरीन को स्टेबल होना है तो इसको 8 चाहिए बाहरी में, तो ये क्या करेगा, साझा करेगा इस क्लोरीन से। अब इसका 8 हो गया। अब इस क्लोरीन का भी क्या होगा, ये भी साझा कर लेगा इससे, तो इसका भी 8 हो गया। तो इस प्रकार जो कंपाउंड बन गया उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस प्रकार जो बॉन्ड बन गया उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ये Cl2 में है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका सहसंयोजी यौगिक के कुछ गुण देख लेते हैं। सहसंयोजी बंधन जो होता है दृढ़, रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतः ये विभिन्न स्थानिक अवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट में रहते हैं। वह स्टीरियो आइसोमरिज्म जिसको त्रिविम समावेता प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होगा, चूंकि ये जो है अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड का डायरेक्शनल भी नेचर है। तो जिस डायरेक्शन में, अगर देखिए फॉर्मूला सेम है लेकिन अगर डायरेक्शन बदल गया तो वो आइसोमर बन जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोज में कि मान लीजिए 95 डिग्री है और फिर मान लीजिए 103 डिग्री हो जाए अलग अलग, तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म हो जाएगा। सहयोजी यौगिक आणविक रूप में होते हैं, ठीक है, न कि आयनिक रूप में। अब देखिए जो अब आप आयोनिक बॉन्ड में क्या था, Na+Cl- आयंस के फॉर्म में थे, लेकिन ये आयंस के फॉर्म में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। इस कारण ये घोल की अवस्था में, अब ये इसी के कारण अब आयन है नहीं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होगा, कुचालक होगा। ताप दाब की सामान्य अवस्था में यह प्रायः गैस, वाष्पशील, द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलक में प्रायः अघुलनशील होते हैं, किंतु नॉन पोलर सोलवेंट में यह घुलनशील होते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति में हम लोग देखते हैं। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होने लगता है। बता चुका हूं मैं, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाता है। अब जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर 0 के बराबर हो तब सहसंयोजी बंधक बनेगा। तो आप समझ गए कि ध्रुवीय कब बन जाएगा और बिना ध्रुवीय कब बनेगा। मैं बता चुका हूं पार्शियल चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों के बीच में एक का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ ज़्यादा हो दूसरे के रेस्पेक्ट में। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अंतर अगर ज़्यादा है दोनों के बीच में तो क्या होगा, आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बन जाएगा। अब हम लोग तीसरे प्रकार जिसको उप सहसंयोजी बंधन कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है, वह क्या कहलाता है, उप सहसंयोजी बंधन। तो उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे डोनर कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार उसे एक्सेप्टर कहते हैं। अब जैसे देखिए H2SO4, तो उसमें क्या था, दोनों साझा करते थे। इसमें क्या है कि एक दे देगा और दूसरा ले लेगा एकदम। जैसे देखिए यहाँ एस के साथ सल्फर देख लीजिए। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का कितना होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। मतलब कितना है, फास्फोरस का है 15, 2 8 6, 8 2 10 6 16। सोडियम के बाद कितना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसका है 16 नंबर, तो 6 है। तो 6 है तो आप देख लीजिए यहाँ OH है, OH है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 उप सहसंयोजी बंध है, क्या है, अब सल्फर जो है क्या कर रहा है एक्चुअल में, यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखिए 2 2 4, एक से तो OH यहाँ बॉन्ड बना लिया,
यहाँ एक OH यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कितना चाहिए ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, 8 होता है, तो 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप मान लीजिए यहाँ 2 2 4, ठीक है, और 2 6 करा दीजिए, तो ये सल्फर क्या है, इस आप दे देगा इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन, 2, और इधर इसको भी दे देगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे सबका ऑक्टेट जो है पूरा हो गया। तो सल्फर जो है यहाँ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः 2 जोड़ा एवं 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। अब इसमें यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था एक्चुअल में सल्फर के पास H2SO4 में, वो किसको ऑक्सीजन को दे दिया, तो इसके पास अब लोन पेयर बचा ही नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो लोन पेयर कहलाता है, ठीक है। तो सल्फर के पास ऐसे 2 ऑक्सीजन OH के साथ अगर बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, यहाँ तो एक और एक इधर दे दिया जाए OH के साथ, तो उसके पास 2 लोन पेयर था। अब ये दोनों को ये क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर बचा ही नहीं। अब यहाँ देखिए H2O में क्या है, ऑक्सीजन के पास कितना है 2 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है 2 6। अब इसके पास क्या है, देखिए यहाँ एक बॉन्ड बनाए हुए, यहाँ एक 2, और इसके पास अब 2, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, डुएट पूरा करना है HH। अब ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी है, ऑक्सीजन को कितना मिल गया, ऑक्सीजन को भी मिल गया। अब देखिए यहाँ के साथ OH बॉन्ड है, तो 2 2 4 2 2 6 8 बॉन्ड, मतलब 8 हो गया ऑक्सीजन को भी। तो ऑक्सीजन के पास अभी क्या है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्ड बनाया ही नहीं है। समझ में आ गया आपको। ऐसे ही अमोनिया में है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन का कितना होता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 है, 2 5। अब इसके पास कितना चाहिए 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड में इसके पास कितने हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3 बॉन्ड में 1 बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ एक हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया। नाइट्रोजन को भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। तो लोन निर्जन जोड़ी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड में आयनी, सहसंयोजी, उपसंयोजी, आबंध तीनों होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कौन ऐसा इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है जिसमें आयोनिक, कोवैलेंट और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है। जिसमें जिसमें हाइड्रोजन आपको दिखेगा वहाँ ध्रुवीय होगा वो। HF जैसे हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। HF अणु में H विद्युत धनात्मक, F विद्युत ऋणात्मक। मैं बताया हूँ H फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, ठीक है। कारण क्या है पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब जब ऐसा होगा तो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, संयोजक सहसंयोजी बनेगा, लेकिन ये ध्रुवीय हो जाएगा। क्यों ध्रुवीय, क्योंकि पार्शियली चार्ज तो आ गया ना। तो अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश डेल्टा निगेटिव एवं H परमाणु थोड़ा धन आवेश आ जाता है। अतः एक HF अणु का एक विद्युत धनात्मक सिरा तथा दूसरे HF अणु का विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। अब देखिए HF, ठीक है। अब बंधन बॉन्ड एनर्जी का दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बॉन्ड एनर्जी का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी का क्रम देख लिए, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का सबसे कम। बॉन्ड डिस्टेंस का बताया है, तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किसका, एकल बंध का, फिर उसके बाद द्विबंध का, फिर त्रिबंध का। मतलब पलट लीजिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस का। और तीसरा बताया है कि बॉन्ड रिएक्टिविटी, बंधों की क्रिया से, तो एकल बंध जो है वो द्विबंध से कम। तो बॉन्ड रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी दोनों का रिलेशन जो है वो सेम है, और बॉन्ड डिस्टेंस का ठीक उसके अपोजिट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यह आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है। अब देखिए HF है, तो HF में इसमें डेल्टा निगेटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब फिर दूसरा HF है, इसमें भी डेल्टा निगेटिव हो गया या डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये डेल्टा निगेटिव होने के कारण दूसरे हाइड्रोजन से खींच जाएगा, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि क्या होगा कि
एक दूसरे से वो खींचना शुरू कर देगा और ये जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। समझ में आया? तो इसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन बंधन जल एवं हाइड्रोजन साइनाइड में भी होता है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा इसमें हाइड्रोजन बंधन। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बंधन जो बॉन्ड होता है कमजोर बॉन्ड होता है और वैद्युत आकर्षण बल है, मतलब कमजोर जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, और ये संयोजक बंधन से कमजोर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी ये कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंध या कोवेलेंट बॉन्ड से भी कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। अब हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या है? जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल, अब देखिए ऑर्बिटल sp-df जो है ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल्स क्या थे? कोई भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स है। अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है, कैसा है? डेंसिटी के फॉर्म में है। तो जहां इलेक्ट्रॉन के ज्यादा रहने की संभावना है उसको आप ऑर्बिटल्स कह दीजिए। तो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s, p, d और f। अब एक क्या है? एक रूल है। रूल ये है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका रूल है 2n² इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहां n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। और ऑर्बिटल्स का ही वैसा ही रूल है कि ऑर्बिटल्स n² होंगे। मतलब कितना है? जितना ऑर्बिट होगा जहां n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो देखिए जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आपका मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया n बराबर 1। तो पहले ऑर्बिट में n² ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो n² n बराबर 1 पुट करेंगे तो पहले में केवल एक ऑर्बिटल होगा जो कि 1s होगा। अब दूसरा आ जाइए ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल कौन कौन होगा? n²। तो n बराबर अगर 2 पुट करेंगे आप तो 2s², माने क्या कौन कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में? पहला ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल है 1s, दूसरा में क्या होगा? s-p-d-f, फिर आ जाएगा पूरा ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन आएगा इसमें? अब इसी को सजाने का तरीका मैंने बताया था, 1s 2s 3s 4s ऐसे करके, फिर 2p 3p। तो ऐसे 1s आ जाएगा, 2s आ जाएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, 3p 4s ऐसे करके बढ़ेगा। तो इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि ऑर्बिटल जो होते हैं ना आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल डायरेक्ट ये है कि कौन कौन सा, मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स भी आपस में क्या करते हैं? आपस में ये व्यापन करते हैं और एक नया जो है बंधन बनाते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन में एक नया टाइप का जो है ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, तो कौन कौन सा है? sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d2 है, sp3d है, sp3d2 है और sp3d3 है। अब सबका स्ट्रक्चर पूछ देता है। sp का क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। sp2 का ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल। sp3 का ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, त्रिकोणीय पिरामिडी। sp3d का होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडल कहते हैं। sp3d2 का होता है अष्टफलकीय आकृति का होता है, जिसको ऑक्टागोनल कहते हैं। और sp3d3 जो होता है ये आपका पंचभुजीय द्विपिरामिडल, जिसको आप पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट रटने वाला चीज़ है, इसको आपको याद कर लेना होगा, पूछ देता है। अब हम लोग पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सिंगल बॉन्ड जहाँ आता है वो सिग्मा बॉन्ड है। जब दो परमाणिक ऑर्बिटल के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को, ठीक है, पाई बॉन्ड कहते हैं। तो पार्श्व अति व्यापन होगा तो क्या हो जाएगा? और पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर रैखिक अक्ष पर व्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये आप लोग जान लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पढ़ के कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्या होता है। पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल समझ जाइए कि अगर आपका चार्ज बढ़ जाए, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाए तो वो ऑक्सीडेशन है, या अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो ऑक्सीडेशन है। जैसे देखिए सोडियम जब Na+ बना तो एक चार्ज आ गया तो ऑक्सीडेशन है। जब ये Na+ बनता है तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, 281 से अब ये 28 ही हो जाता है, तो
तो ये भी ऑक्सीकरण है। ऐसा ही देखिए Fe2+ में अगर Fe3+ बन गया, एक चार्ज और आ गया तो ये ऑक्सीडेशन है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब रिडक्शन ठीक इसका उल्टा है। विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीडेशन था, तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, जिसको अवकरण कहते हैं। अब जैसे देखिए Cu2+ है, अब 2 चार्ज है, अब 2 चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर ये 0 चार्ज में बदल गया। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको रिडक्शन बोलेंगे। क्लोरीन 2 है, ये 2 अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज। तो 0 से चार्ज से क्या हो गया? -2 चार्ज आ गया, तो ये क्या कहलाया? रिडक्शन कहलाया। समझ गए आप? या तो पॉजिटिव चार्ज का घट जाना या निगेटिव चार्ज का बढ़ जाना रिडक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना क्या है? ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का ले लेना क्या है? रिडक्शन है। अब रिडॉक्स क्या है? तो रिडॉक्स का नाम से ही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां दोनों हो उसको रिडॉक्स बोलेंगे। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ अगर हों, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करे और दूसरा उसे ग्रहण करे, तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अवकारक क्या है, जिसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं। अब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीडेशन, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है? अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जान लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही तो है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ प्रमुख रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है? H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन है, टीन क्लोराइड है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग देखेंगे जिस पदार्थ का अवकरण होता है, मतलब रिडक्शन होगा, या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बता चुका हूं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ प्रमुख जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2, O3, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, HNO3, नाइट्रिक एसिड जो है, KMnO4 और K2Cr2O7। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसा कौन कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल। ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रटने वाला फैक्ट है, रट जाइए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। मतलब उस पर जो चार्ज है किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए। अब जैसे देखिए क्या है, जैसे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में क्या होगा? तो देखिए KMnO4 है। अब इसमें मान लीजिए कि मैग्नीज का हम लोग मान लिए X, तो पोटासियम का क्या है? पोटासियम अगर अलग होगा तो क्या करेगा? ये K+ के फॉर्म में जाएगा, +1 चार्ज होगा। ऑक्सीजन अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? एक -2 से लेके निकलेगा, 2 तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 लेके निकलेगा। ऐसे ही +1, तो मैग्नीज का मान ली X। तो अगर अब सबका एक कंपाउंड में, कोई भी पूरा एक यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0 होना चाहिए। तो इसीलिए लिखा है +1 + X -8 = 0। तो इससे मैग्नीज का कितना निकल गया? X = 7। अतः KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7 है। हाइपोक्लोरस अम्ल, जिसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, उसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +1 है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक +2 होती है। अब हम लोग ऑक्सीकारक पढ़ेंगे, ठीक है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दे वो क्या है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अवकारक क्या है? रिड्यूसिंग। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा दे, ऑक्सीडेशन नंबर को कोई घटा दे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीकरण क्या है या ऑक्सीडेशन? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। अब देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़े थे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या चार्ज बढ़ जाए। तो एक और डिफिनीशन पढ़ लीजिए ऑक्सीडेशन का। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन हो गया, किसी का अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो वो रिडक्शन हो गया। तो 3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, एक्सेप्ट करे, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज किसी का क्या हो? घट जाए और निगेटिव चार्ज बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। वैसा ही
वैसा ही क्या होगा, वैसा ही अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे दे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ जाए और निगेटिव चार्ज जो है घट जाए, तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यही सब तो था आपका। तो इस प्रकार से हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप लोग क्या करें कि हमारे सारे वीडियोज़ को नीडी क्लासेस पे बहुत सारे वीडियोज आ गए हैं केमिस्ट्री के भी, और नीडी क्लासेस में हमने 90 डेज़ का जो प्लान दिया है उस प्लान के अनुसार बहुत सारे वीडियोज हो गए हैं, आपके 70+ वीडियोज हो गए हैं। सारे वीडियोज़ को आप लोग देखते रहें, बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आपको याद ना हो जाए। हर वीडियोज़ को देखें उतनी बार, और वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, लाइक बिल्कुल करें क्योंकि हमारा कठिन परिश्रम होता है वहाँ, हमको बस आप एक लाइक देंगे तो हमारा प्रोत्साहन होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगले फिर पार्ट में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।